मी एंड माय वाइफ हम लोग ने हमारे एम्ब्रियोज फ्रीज किए। तो हम लोग मेरे एम्ब्रियोज अभी भी मेरे पास 8 एम्ब्रियोज पड़े हुए हैं मेरे लैब में ही। 3 years लेटर वी गॉट प्रेग्नेंट नेचुरली। वाओ। सो मैं ये एक मिथ तोड़ना चाहता हूँ कि अगर आपने एग फ्रीजिंग किया है या एम्ब्रियो फ्रीजिंग किया है, इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ आईवीएफ थ्रू प्रेगनेंसी रुकेगी। ट्रू। यू कैन स्टिल गेट प्रेग्नेंट नेचुरली। 100% ऐसे चांसेस होते हैं कि आईवीएफ करा लिया तो अब बच्चा हो जाएगा, तो एक्चुअल में ऐसा होता है? एक्चुअली ये सबसे बड़ा मिथ है आईवीएफ में कि अगर आईवीएफ किया तो 100% सक्सेस मिलने वाला है। सो जब आईवीएफ कर रहे हैं 3 चीजें हम लोग देखते हैं। एक है एग क्वालिटी, एक है स्पर्म क्वालिटी और एक है अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी मिसकैरेजेस रह चुके हैं, लाइक 3 मिसकैरेजेस, 4 मिसकैरेजेस, तो उनको आईवीएफ के थ्रू कंसीव करना चाहिए? पहले तो हम लोग को उनका जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द कपल, जेनेटिक काउंसलिंग, वो सब करके देखना चाहिए कि क्या ये एक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी लॉसेस है कि अनएक्सप्लेन्ड है। ओके। इफ दे आर अनएक्सप्लेन्ड देन एग्स तैयार ही नहीं होते। इनको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या इनसफिशिएंसी बोलते हैं, जिनका एग्स मतलब मेनोपॉज बहुत अर्ली आ जाता है, मतलब 20 या 30 के उम्र में। 20-30 पे मेनोपॉज? यस। सो आपके पास ऐसे कोई पेशेंट्स आए हैं? Yes, we've had plenty of patients like this, जहाँ पे at 24 एक पेशेंट थी जिसको मेनोपॉज हुआ था, एक 27 year old थी, एक 19 year old थी। Oh God. अगर आपके माँ को मेनोपॉज जल्दी आया है, लाइक सपोज 35 या 33, जब मेनोपॉज का एज है 45 to 50, yes. think about freezing your eggs early. एग्स जो है 24-25 पे फ्रीज करा लिए एंड अब 32 के एज पे आई वांट टू हैव किड्स, तो उनकी जो एग की एज है वो 24-25 रहेगी या मेरी जो एज है? 24-25 बट आपको इंजेक्शंस मिलेंगे 10 डेज के लिए, 10 to 12 डेज। डेली एक इंजेक्शन रहता है फर्स्ट 6 to 8 डेज का। किस चीज के होते हैं इंजेक्शन? वो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं ताकि ज्यादा अंडे। अगर किसी का मल्टीपल आईवीएफ फेलियर है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर वर्षा जी आप आए हो और से आपकी सिस्टर आई है, ठीक है, अगर आप दोनों के सपोज आपके आईवीएफ फेलियर्स है, आपके सिस्टर के आईवीएफ फेलियर्स है, the treatment that you will need and your sister will need will be different, and this blood test will give me recommendations on what are those differences. हम लोग एक चीज करते हैं जिसको बोलते हैं sequential transfer, इसको बोलते हैं डबल ट्रांसफर, जहाँ पे हम तीसरे दिन का एम्ब्रियो प्लस 5वें दिन का एम्ब्रियो दोनों अंदर डालते हैं। अच्छा। बिकॉज आईवीएफ कराने के लिए कितना खर्चा आता है? उसका कॉस्ट रेंज हो सकता है 90,000 रुपीज से इवन समटाइम्स अप टू 4 लाख। अगर फादर में कोई प्रॉब्लम है, लाइक अगर वो इनफर्टाइल हैं या उनको कोई प्रॉब्लम है, तब भी आईवीएफ सोल्यूशन है? अगर काउंट लो है, जो नॉर्मल रहता है वो 15 मिलियन पर ml रहता है। 15 मिलियन? दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर अ नेचुरल कंसेप्शन। अगर ये काउंट लो रहे, as low as maybe अगर 1 million या half a million तक जाए, तो we've got a technology called ICSI, जो IVF का 1 step advanced है। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड यू वाचिंग एनबीटी लाइव। तो आज एनबीटी लाइव के इस हेल्थ पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर रोहन पालशेतकर, जो कि एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। तो आज हमने डॉक्टर रोहन से बहुत सारी बात की है आईवीएफ पर, कि आईवीएफ पर अगर फॉर एग्जांपल किसी लेडी का बहुत बार आईवीएफ साइकिल फेल हो जाए, तब उनको क्या करना चाहिए, क्या क्या और टेक्नोलॉजीज़ हैं, फर्टिलिटी कैसे बूस्ट की जाती है, मेल का क्या रोल होता है जब आईवीएफ का प्रोसेस होता है, तो क्या उनका स्पर्म काउंट या उनकी स्पर्म की क्वालिटी आईवीएफ को अफेक्ट करती है। बहुत सारी कॉन्वर्जेशन हुई है, हमने डाइट पार्ट पे भी बहुत बात की है, लाइफस्टाइल ऐसे क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो बढ़ाया जा सकता है। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंसाइटफुल है। सेशन को अब आप एंजॉय करिए। Hi Dr. Rohan, welcome to NBT Live. Thank you so much वर्षा जी, it's a pleasure to be here and I'm hoping कि मैं आपके सब सवालों का जवाब दे पाऊंगा आज। For sure. So डॉक्टर, आज के हमारे इस एपिसोड में we'll talk about IVF. Okay. So हमने पहले भी सेशंस किए IVF पर, हमने जहाँ बेसिक्स जो है IVF के वो समझने की कोशिश की, लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है we want कि जो यूजर्स के क्वेश्चंस हैं, मतलब जो लोगों के मोस्टली डाउट्स रहते हैं IVF के अराउंड, जो मिथ्स हैं, we'll talk about that. So आज आप मेरे को हॉट सीट पे डाल रहे हैं
आपने इजी पार्ट खत्म कर लिया। नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो आपसे ही रहेगा कि मोस्टली जब लोग आईवीएफ कराते हैं तो लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है कि आईवीएफ करा लिया मतलब गारंटीड सक्सेस, मतलब अब तो वील कंसीव और 100% ऐसे चांसेस होते हैं कि आईवीएफ करा लिया तो अब बच्चा हो जाएगा। तो एक्चुअल में ऐसा होता है? एक्चुअली ये सबसे बड़ा मिथ है आईवीएफ में कि अगर आईवीएफ किया तो 100% सक्सेस मिलने वाला है। सो जब आईवीएफ कर रहे हैं 3 चीजें हम लोग देखते हैं, एक है एग क्वालिटी, एक है स्पर्म क्वालिटी और एक है यूट्रस का हेल्थ, मतलब थैली का हेल्थ जो रहता है। तो अगर एग क्वालिटी अच्छी रहे, अगर स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहे और अगर थैली अच्छी रहे, सो देन यू हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट ऑफ ऑलमोस्ट 50 to 60%। इसके सिवाय और एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है एज। जितना यंग रहो उतना अच्छा चांसेस रहता है, जितना ओल्डर रहो आपका सक्सेस रेट कम होते जाएगा। इवन अगर आप अच्छे एग्स, अच्छे स्पर्म्स, अच्छा यूट्रस रहो, इट इज गोइंग टू रिड्यूस द सक्सेस रेट्स एज कंपेयर्ड। अगर मैं एक 36 ईयर ओल्ड को देखूं और एक 28 ईयर ओल्ड को देखूं, उसके सब वैल्यू सेम है, सब कुछ सेम है, स्टिल द 28 ईयर ओल्ड विल हैव अ बेटर सक्सेस रेट देन अ 36 ईयर ओल्ड। बट इवन देन अगर एज सब कुछ अच्छा रहे, वी कैन नेवर से 100%। हमें पता रहता है कि यू हैव अ वेरी गुड चांस, बट कभी भी हम लोग 100% नहीं बोल सकते हैं। ओके, सो डॉक्टर आपने ना 2-3 चीजें मेंशन की। आपने बोला एग की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यूट्रस की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और एज का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी से मतलब क्या, कैसी क्वालिटी कैसे मेजर की जाती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो जब हम एग क्वालिटी देखते हैं, अभी ये सुपरमार्केट की तरह नहीं है कि जो हम लोग बोल सकते हैं ये ग्रेड है, ये फ्री रेंज है और देख के। तो द ओनली वे हम एग क्वालिटी चेक कर सकते हैं कि जब हम आईवीएफ के लिए एग स्टिम्युलेट करते हैं और हम लोग वो एग्स बाहर निकालते हैं, वी लुक एट इट अंडर द माइक्रोस्कोप। जब हम ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हम लोग कुछ फीचर्स रहते हैं वो एग में, जो हम ग्रेड करते हैं देखने के लिए कि साइटोप्लाज्म हेल्दी है कि नहीं। एक चीज रहता है वो एग में, उसे स्पिंडल बोलते हैं, वो नॉर्मल है, अबनॉर्मल है, प्रेजेंट है, एब्सेंट है। उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि एक मैच्योर oocyte है या इमैच्योर oocyte है, और इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये अच्छा है कि पुअर क्वालिटी का है। अभी we've got systems जो ये immature eggs को हम लोग शरीर के बाहर मैच्योर कर सकते हैं। तो we've got these facilities. On top of that, now at my Mumbai lab we use artificial intelligence ताकि हम लोग देख सकते हैं कि ये एग जो आया है, can we what are the chances कि ये एक अच्छा क्वालिटी एम्ब्रियो बनाएगा, मतलब जो बच्चा हम लोग तैयार करेंगे फ्यूचर में, what is the quality। तो उस हिसाब से we are able to counsel the patients कि do they need to go for another pickup or not। क्योंकि जब हमें पता है कि it has a good chance of forming a good quality embryo, तब we are able to give a lot more answers also। तो उस हिसाब से being able to just screen the eggs not only with our own eyes but also using artificial intelligence, वो हमें बहुत ज्यादा आंसर्स देता है। Always we are trying to standardize ताकि चेंजेस ना हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि ये मेजरमेंट लो और मैं खुद वो एक मेजरमेंट लूं, 1 मिलीमीटर का फर्क तो होने में चांसेस रहता है। तो विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल, इट्स adding as a support to what we are already good at। So definitely ये quality part is getting a lot easier and lot better to handle। Okay, so I think डॉक्टर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप मेजर करते हो कि एग की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। You talked about the embryo कि एम्ब्रियो हम ट्रांसफर करते हैं, तो कितने एम्ब्रियो ट्रांसफर करना आइडियल होता है? तो अभी ये एक सच में हॉट सीट वाला क्वेश्चन है। तो एज पर द इंडियन लॉ, अगर किसी के पास फेलियर्स है, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है या एनी स्पेसिफिक मेडिकल रीजन है, तो हम लोग अप टू 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफर कर सकते हैं डे 3 के। ठीक है। अगर हम ब्लास्टोसिस्ट जो 5 दिन शरीर के बाहर ग्रो किया गया है, मैक्सिमम ऑफ 2, मिनिमम ऑब्वियसली हम 1 तो डेफिनेटली डालेंगे ही, पर अभी ये डिपेंड्स करता है कि पेरेंट्स को क्या चाहिए। नाउ जनरली जब पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि हमें ट्विन्स नहीं चाहिए, वी वांट ओनली अ सिंगल बेबी, तो हम लोग एक सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं वो ब्लास्टोसिस्ट जो 5 दिन। They can plan। Well, they can try to plan, but our aim as gynecologists, as IVF specialists is कि एक ही बेबी
होना चाहिए, बिकॉज विद वन ब्लास्टोसिस्ट व्हेन वी ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं कि यू हैव अ 35 to 40% सक्सेस रेट। ओके पर जब हम 2 ब्लास्टोसिस्ट डालते हैं तो दैट जंप्स अप टू अबाउट 50 to 60%। सो व्हेन वी पुट इन मोर एम्ब्रियोज, यस थोड़ा सा ज्यादा सक्सेस रेट का चांस बढ़ता है, पर ऑल्सो उसके साथ ट्विनिंग का चांस भी बढ़ता है, बिकॉज वो अराउंड 15 से 20% का हो सकता है जब हम 2 ब्लास्टोसिस्ट डालते हैं। दैट इज स्टिल क्वाइट हाई। तो वी आर ऑल्सो मूविंग टू अ पॉइंट कि हम लोग चाहते हैं कि एक ही रुके, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट जस्ट गेटिंग प्रेग्नेंट, हमें वो 9 महीने भी वो पेशेंट के आराम से निकालने, उसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए, एंड एट द एंड ऑफ द डे वी वांट अ हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी। तो वही एम है। तो ऑलवेज वी ट्राई कि एज फार एज पॉसिबल हैव अ सिंगलटन प्रेगनेंसी। ओके सो डॉक्टर, जैसे आईवीएफ की जब हम बात करते हैं तो मदर में अगर कोई उनके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है या उनको कोई इशू है, एंडोमेट्रियोसिस हो गया और भी बहुत सारे, उनकी ट्यूब ब्लॉक है, तो हम कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आईवीएफ इज द सोल्यूशन। अगर फादर में कोई प्रॉब्लम है, लाइक अगर वो इनफर्टाइल है या उनको कोई प्रॉब्लम है, तब भी आईवीएफ सोल्यूशन है? वो भी डिपेंड करता है क्या? वर्षा जी, नाउ आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन। अभी मैं थोड़ा रिवर्सल करने वाला हूं। आपको कितना लगता है कि मेल फैक्टर होगा इंडिया में? आई थिंक इम्पोर्टेंट है मेल फैक्टर। नहीं, परसेंटेज वाइज मैं जस्ट आपके आई एम आस्किंग यू एज अ लेमन। maybe 50 to 60%. It is? That's very good. So remember कि 50% of the times the male factor रहने वाला है। True. So with male factor, in fact, we have reached a point today where we can treat almost 90 to 95% of all male factor infertility. अच्छा। जितना complex female reproductive system है, luckily or however you want to put it, कि male factor इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो मेन चीजें जो हम लोग देखते हैं मेल फैक्टर में है स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी मतलब हिलने की ताकत वो स्पर्म्स की, और कितने नॉर्मल या अबनॉर्मल स्पर्म्स है। ओके, तो ये 3 मेजर फैक्टर्स रहते हैं जो हम लोग देखते हैं। अभी पहले मैं काउंट के बारे में बात करता हूँ। ठीक है। अगर काउंट लो है, जो नॉर्मल रहता है वो 15 मिलियन पर ml रहता है। 15 मिलियन, दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर अ नेचुरल कंसेप्शन। अगर ये काउंट लो रहे, एज लो एज मे बी अगर 1 मिलियन या 500 मिलियन तक जाए, तो वी गॉट अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड ICSI, जो IVF का 1 स्टेप एडवांस्ड है। ओके, तो वी कॉल दैट ICSI ICSI। व्हाट इज दैट? वो बेसिकली रहता है कि जब हम स्पर्म्स लेते हैं, हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर उसको 400x मैग्निफिकेशन करते हैं, मतलब 400 बार मैग्नीफाई करते हैं। बड़ा दिखता है वो, बड़ा दिखता है, 400 टाइम्स मैग्नीफाइड। पर अभी ऐसे लगता है कि 400 बार में एक्चुअली वो स्पर्म दिखेगा, वो एक धागे की तरह दिखता है, तभी भी 400x। दैट्स हाउ स्मॉल स्पर्म्स आर। तो हम लोग उसमें से बेस्ट स्पर्म्स चूज करते हैं, एंड वी इंजेक्ट इट डायरेक्टली इनटू द एग। So that improves the chances of a embryo forming. IVF क्या है? हम लोग ने डिश लिया, एग डाला और उसके बाजू में लाख बार स्पर्म्स, अच्छे स्पर्म्स डाले और वो नेचुरली फर्टिलाइज होता है। ICSI में हम एक्चुअली बेस्ट स्पर्म चूज करके वो इंजेक्ट करते हैं। तो उसके चांसेस ज्यादा होते होंगे? Yes, it has a better chance of forming an embryo. Okay. Now इसके आगे और एक स्टेप है, जब हम लोग देखते हैं कि अगर मॉर्फोलॉजी, पहले मैं ये मोटिलिटी, ये काउंट्स का बताता हूँ। ठीक है। अगर काउंट 0 रहे, स्पर्म काउंट 0 रहा, ओके, तो अभी 2 टाइप के ऐसे रहते हैं। एक रहता है कि ट्यूब में ब्लॉकेज है, कि स्पर्म्स तैयार हो रहे पर वो बाहर नहीं आ रहे, पहुंच नहीं रहे। और दूसरा है कि स्पर्म सिर्फ बहुत कम जगह में शायद बन रहे या बिल्कुल बन रहे नहीं है। तो अगर ये ब्लॉकेज है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डायरेक्टली टेस्टिस से स्पर्म निकालते हैं, एंड वी कैन यूज दो स्पर्म्स बच्चा बनाने के लिए। और अभी इसमें भी और एक टेक्नोलॉजी तैयार हुई है, माइक्रोटेसे, जो हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर जो टेस्टिस के अंदर जो ट्यूब्स रहते हैं उसमें से स्पर्म्स निकाल के ट्राई करते हैं। तो जहां पे स्पर्म्स तैयार ही नहीं हो रहे, ऑलवेज 1-2 पॉइंट्स रहेंगे जहां पे स्पर्म्स तैयार होते हैं। तो अगर हम वो स्पर्म्स ढूंढ सकते हैं, वील स्टिल बी एबल टू गिव देम विद देयर ओन स्पर्म्स। एंड अगर ये सब में नहीं मिलता है स्पर्म्स, तो डोनर स्पर्म इज ऑलवेज एन ऑप्शन। एंड जब भी हम ये प्रोसीजर्स करते हैं, हम ऑलवेज पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि देखो अगर नहीं मिले, आर यू ओके विद डोनर स्पर्म्स? और ये क्वेश्चन हम लोग 10 बार पूछते हैं। जब हम लोग जब हम लोग वो टेस्टिस भी ये ऑपरेशन कर रहे हैं स्पर्म्स निकालने के लिए, अगर स्पर्म्स नहीं मिलते,
हम लोग डायरेक्टली डोनर स्पर्म के साथ नहीं इंजेक्ट करेंगे, हम तभी भी हस्बैंड को पूछेंगे, वाइफ को पूछेंगे कि आप चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं चाहते देन वी कैन ऑलवेज अटेम्प्ट दिस प्रोसीजर इन 3 to 6 months। अब नेक्स्ट फैक्टर आता है मोटिलिटी, जो मूवमेंट रहता है। Okay. इसके लिए वी गिव यू मेडिकेशंस। अभी मेडिकेशंस जो है वो मेडिसिन नहीं है, वो एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो अभी हम लोग स्किन के लिए, हेल्थ के लिए, हेयर के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, सिमिलरली स्पर्म्स के लिए भी है। सो और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, वी टेल यू स्टॉप दैट। ऑल्सो आप पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, वो खा के आप वेजिटेबल्स खाइए। पर जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन हमको वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स में से चाहिए, वो उतना वेजिटेबल से नहीं मिलेगा। तो हम लोग फिर टैबलेट्स देते हैं, जो वो वेजिटेबल्स में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो टैबलेट में। मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, हम लोग एक टैबलेट देते हैं जिसका इंग्रेडिएंट है कोएंजाइम Q10, विच इज बेसिकली एनर्जी देता है स्पर्म को स्विम करने के लिए। हम लोग 300 मिलीग्राम्स का डोज देते हैं। क्या आप 2 kg पालक रोज खा सकेंगे? नहीं। That's how much quantity would be required to get that। तो इसलिए हम लोग ये सप्लीमेंट करते हैं एंड दैट improves the sperm parameters। प्लस हम लोग लैब में क्या करते हैं, we use these special chips, जिसको माइक्रोफ्लूइडिक्स चिप्स बोलते हैं। वो थैली के मुंह की फिल्टर की तरह वर्क करता है। जो सर्विक्स रहता है, it acts like that, so only the best sperms get through and I get a better selection of sperms over there, so that becomes another advantage where we can use। and last बोलते हैं morphology, कितने normal या abnormal sperms है। तो अगर मेरे I need only 4% normal sperms to say it's normal। 4% तो मिल जाता है? मिल जाता है usually। पर अगर 4% से कम है, अभी एक नई टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं हमारे मुंबई लैब में, जिसको बोलते हैं IMSI, IMSI। अभी IMSI में, अभी मैंने बताया था ICSI में 400 बार बढ़ाते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, इधर हम 6600 बार मैग्नीफाई करते हैं, तो और चांसेस बढ़ जाते हैं। सो व्हाट वी डू इज, जब अबनॉर्मल स्पर्म ज्यादा है, इसमें हम स्पर्म के हेड को, नेक को, बॉडी और टेल जो रहता है उसको देखते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। हमको स्पर्म के अंदर का न्यूक्लियस भी दिखता है, देखते हैं कि उसमें कोई इशू है या नहीं, एंड उस हिसाब से वी चूज द बेस्ट स्पर्म एंड वी इंजेक्ट इट इनटू द एग। तो वी आर एबल टू बाईपास दैट फैक्टर एज वेल। सो डॉक्टर, ये जो अभी आपने टेक्नोलॉजी बताई, इससे कंसीव करने के चांसेस ज्यादा बेटर होते हैं? So I'll tell you what, इससे ज्यादा बेटर नहीं होते, but they get you the highest possible success rates in those conditions। अच्छा, okay। मतलब in the sense that if I'm saying कि आपका success rate, suppose wife जो है वो 28-29 है, husband 31-32 है, मतलब ये अच्छा एज ग्रुप है कंसीव करने का। तो अगर इनके सब पैरामीटर्स नॉर्मल रहते तो IVF द्वारा इनको 50 to 60% सक्सेस रेट मिलता, पर अभी स्पर्म फैक्टर आ गया है। तो जब ये मैं टेक्नोलॉजीज यूज करूंगा, आई विल बी एबल टू गिव देम दैट 60%। अगर मैं ये टेक्नोलॉजीज नहीं अवेलेबल होते यूज करने के लिए, द सक्सेस रेट वुड हैव बीन लोअर। सो आई एम एबल टू यूज दिस टेक्नोलॉजीज एंड ऑप्टिमाइज द IVF साइकिल। तो ये और एक चीज है कि आप समझना चाहिए कि हम लोग ये टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं ताकि वी कैन गेट द हाईएस्ट पॉसिबल सक्सेस रेट। तो इन अ वे आपका क्वेश्चन राइट है, यस, ये टेक्नोलॉजी से सक्सेस रेट्स डेफिनेटली बढ़ते हैं। ओके डॉक्टर, अभी ना आपने डोनर्स की बात की, तो अगर हम एग डोनर्स की बात करें तो कैसे मिलता है? एग डोनर्स हो गए, स्पर्म डोनर्स हो गए, वो उनका क्या प्रोसीजर रहता है? सो नाउ विद एग डोनर देयर इज अ लॉ व्हिच स्टेट्स दैट ART बैंक, मतलब एग डोनर बैंक रहता है, जो एग डोनर्स ये करते हैं who are willing to give it voluntarily, मतलब खुद से वो करना चाहते हैं। It has to be voluntary। तो क्या होता है, now we have a lot of couples, मतलब से 40-year-old lady आई है, okay, who wants to get pregnant, she's tried with her own eggs 2-3 times, पर pregnancy नहीं रुक रही है। So in that situation, a donor egg would be highly helpful in giving her the best possible pregnancy rate. She can get her sister who is young, and the sister can donate the eggs also. It is allowed now. Oh wow. So this gives the possibility that you can still get a known donor. Of course कुछ laws है जिसके अंदर अगर वो fall होती है तो ही हम लोग उनके eggs
यूज कर सकते हैं Okay. वरना it's not a possibility. So through these egg banks we are able to get the eggs. Basically जो IVF process वो women करती अपने eggs use करने के लिए, we stimulate the donor, हम लोग उनसे eggs निकालते हैं and now as per law हम लोग सिर्फ 7 अंडे यूज कर सकते हैं. 7 eggs. Okay. तो हम लोग 7 eggs लेते हैं, हम लोग हस्बैंड का स्पर्म करते हैं, बेबी तैयार करते हैं, पर वो डोनर एग्स के साथ जो बेबी तैयार हुआ है वी पुट इट इनटू द मदर. तो उससे हमारे सक्सेस रेट्स गेट बेटर, स्पेशली इफ इट्स एन एज रिलेटेड फैक्टर. एंड नंबर 2 देयर आर सम वुमेन, मतलब कुछ लेडीज रहते हैं जिनके एग्स तैयार ही नहीं होते, इनको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या इनसफिशिएंसी बोलते हैं, जिनका एग्स मतलब मेनोपॉज बहुत अर्ली आ जाता है, मतलब 20 या 30 के उम्र में. 20-30 पे मेनोपॉज? Yes. So आपके पास ऐसे कोई पेशेंट्स आए हैं? Yes, we've had plenty of patients like this, जहाँ पे at 24 एक पेशेंट थी जिसको मेनोपॉज हुआ था, एक 27 year old थी, एक 19 year old थी. Oh God. फिर उनकी बॉडी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इतना जल्दी अगर मेनोपॉज आ रहा है? ऑफ कोर्स, क्योंकि ईस्ट्रोजन नहीं तैयार होता है. तो अगर ईस्ट्रोजन नहीं तैयार होता है तो एक तो बॉडी में जो चेंजेस रहते हैं, लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यूट्रस डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो नहीं अच्छे से डेवलप होते हैं. तो उनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत पड़ती है. ये पेशेंट्स जब आगे प्रेगनेंसी के लिए प्लान करेंगे तो वो डोनर एग्स यूज करते हैं. तो मैं ऑलवेज ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आपके माँ को मेनोपॉज जल्दी आया है, लाइक सपोज 35 या 33, जब मेनोपॉज का एज है 45 to 50, थिंक अबाउट फ्रीजिंग योर एग्स अर्ली. जेनेटिक होता है ये? यस, इट कैन बी जेनेटिक. तो लाइक फॉर एग्जाम्पल वर्षा जी, आप यंग हो जी, आप यंग हो, सो इफ योर मदर हैड मेनोपॉज एट 34-35, मैं आपको बोलता कि आप जब 25 या 26 होंगे, आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग योर एज ऑन एयर, बट अगर आप 25 या 26 होंगे तो फ्रीज योर एग्स, बिकॉज आपका मेनोपॉज हिट होना जल्दी हो सकता है. इट मे नॉट ऑल्सो, बट इफ यू फ्रीज योर एग्स अर्ली और सपोज आपको मेनोपॉज 30 पे ही हिट हो गया, वी कैन स्टिल यूज योर ओन एग्स टू गेट यू प्रेग्नेंट. आपको डोनर एग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर, अगर मैंने एग्स जो है 24-25 पे फ्रीज करा लिए एंड अब 32 के एज पे आई वांट टू हैव किड्स, तो उनकी जो एग की एज है वो 24-25 रहेगी या मेरी जो है 24-25. बट वी डोंट रेकमेंड एनीवन फ्रीजिंग एग्स दैट अर्ली. हम लोग जनरली बोलते हैं कि 25 to 35 इज द बेस्ट एज ग्रुप की जिसमें आप एग्स फ्रीज करो. पर दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप 25-26 पे अगर फ्रीज करते हो एंड आप सपोज 39 पे डिसाइड करते हो कि प्रेगनेंसी चाहिए, आपके एग्स जो है वो 25-26 ही रहेंगे. दे विल नॉट एज, बिकॉज जो फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी है वो हम लोग -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज करते हैं. ये फिजिक्स में, होपफुली मेरा फिजिक्स अभी भी अच्छा है, पर फिजिक्स में इसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं. मतलब बॉडी का जो भी फंक्शन हो, या वो सेल का जो फंक्शन है, इज एट एब्सोल्यूट. जो हाइबरनेशन बोलते हैं वो वैसे हो जाता है. तो उस हिसाब से एजिंग नहीं होता है वो एग्स का. तो जब मैं वो एग्स यूज करूंगा, अगर आप 39 पे एग्स निकालेंगे और मैं 25-26 के एग्स यूज करूंगा, आपका सक्सेस रेट विल बी मच बेटर. सो आई फील ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है. जो भी लोग आजकल की लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो गई कि करियर के टुवर्ड्स हम बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हैं, टाइम नहीं देना है, तो मोस्टली लोगों को ये लगता है कि we'll have kids जब हम उनको टाइम दे पाएंगे. So ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने चीज हाईलाइट की. Can I give you an example of myself? Yes, for sure. मेरी शादी quite early हुई. When I say early, it's for doctors. 25 पे काफी जल्दी रहती है. Yeah. Me and my wife, हम लोग ने हमारे एम्ब्रियोज फ्रीज किए. तो हम लोग, मेरे एम्ब्रियोज अभी भी मेरे पास 8 एम्ब्रियोज पड़े हुए मेरे लैब में ही. तो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग हमारी MD डिग्री कर रहे थे उस टाइम पे. तो जब हम लोग को पता था कि हमें एक चिल्ड्रन एटलीस्ट 4-5 साल के लिए नहीं चाहिए. पर फैमिलीज, शादी हो, प्रेशर छोड़ो, शादी हो गई मतलब बच्चा चाहिए. दे आर, इट्स नॉट अबाउट दैट, दे आर एक्साइटेड टू बिकम ग्रैंड पेरेंट्स. सो आई डिसाइडेड कि चलो एम्ब्रियोज फ्रीज कर लेते हैं. तो आई फ्रोज माई एम्ब्रियोज.
3 years later we got pregnant naturally. वाओ So मैं ये एक मिथ तोड़ना चाहता हूँ कि अगर आपने एग फ्रीजिंग किया है या एम्ब्रियो फ्रीजिंग किया है, इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ आईवीएफ थ्रू प्रेगनेंसी रुकेगी. ट्रू यू कैन स्टिल गेट प्रेग्नेंट नेचुरली. ये एक आपके लिए सॉर्ट ऑफ इंश्योरेंस बन जाता है कि अगर मेरी नेचुरल नहीं प्रेगनेंसी हुआ. नहीं रुकी तो मेरे पास एम्ब्रियोज है जो मैं जिससे मेरा सक्सेस रेट ज्यादा होगा. रिमेंबर वन मोर थिंग, जस्ट बिकॉज एम्ब्रियोज फ्रीज किया या एग फ्रीज किया इसका मतलब नहीं 100% प्रेगनेंसी होने वाली है. बट यू विल हैव अ मच बेटर चांस कि अगर मैं 36 पे आईवीएफ करता, सपोज आई डिसाइडेड टू डू आईवीएफ लाइक जब मैं 25 था हम लोग ने एम्ब्रियोज फ्रीज किए. Now I also don't want to disclose my age. I'm a Yeah. little beyond what I'm about to say, but Okay. अगर मैं 36 पे IVF करता and I would have done my wife's pickup when she was 36, would have been my very success difficult. rates would have been lower than the embryos I would have used at 25, 26. True. तो इसलिए वजह से that age factor is one of the most important factors there is. आई मीन एज तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजीज आजकल एडवांसमेंट देखा गया है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह रही है पेशेंट्स के लिए, लोगों के लिए. एक सॉर्ट ऑफ उम्मीद भी है, जैसे यूने बोला कि कई बार लोग ना हार मान जाते हैं कि अब तो कुछ सोल्यूशन है नहीं और राइट गाइडेंस भी नहीं मिल पाता. सो डॉक्टर मैं काफ़ी सारी केस स्टडीज़ पढ़ रही थी और बहुत सारे आई थिंक सेलिब्रिटीज़ हैं जो ओपनली उन्होंने बताया कि हम वी हैव गॉन थ्रू आईवीएफ. सो ऐसे ही एक सेलिब्रिटी है युविका चौधरी. रिसेंटली उनका कुछ महीनों पहले उन्होंने वीडियो रिलीज किया था जिसमें शी मेंशन्ड कि काफ़ी ट्राई किया बट नहीं कंसीव कर पा रहे थे. देन आईवीएफ दे शी गॉट टू नो अबाउट आईवीएफ. कहीं ना कहीं उन्होंने आईवीएफ के थ्रू नाउ शी कंसीव्ड और अब शी इज हैविंग अ वेरी हेल्दी बेबी. सो ये भी एक कहीं ना कहीं एक बोल्ड स्टेप है कि फॉरवर्ड आकर के अपनी जर्नी के बारे में बताना. I think that is so good that she has spoken about it. मतलब जब आप बात करते हैं ये चीजों में and celebrities have a lot of power. True. Power of Influence, information, yeah. not influence. Okay. ऐसे power of information. Okay. अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे पता नहीं कि ये कितने जन को पहुंच रहा है, पर जब युविका बात करेगी it's definitely going to have a much bigger reach because it's not only the power of your media but also power of her status which is going to reach out ताकि लोगों को information मिले कि ये कैसे हो रहा है. Now I want to give you an example of one lady, Diana Hayden. Okay, she was Miss World in the 90s. Okay. She probably must be one of the first women in the world जिसने egg freezing किया for social reasons. तब तक मोस्ट लाइकली मेडिकल रीजंस के लिए होता था, जैसे कैंसर पेशेंट्स या जिनको थेरेपी लगती थी जिससे अंडे को डैमेज होने वाला है, वो लोग एग फ्रीजिंग करते थे. पर डायना हेडन के पास she didn't have a partner, so she said let me freeze my eggs and she used. उसने वही eggs 9 साल बाद यूज किए to get her babies. Wow. And she's spoken about it so openly. उसने इतना फ्रीली बात किया जिसके वजह से वो एग फ्रीजिंग के बारे में बोलना चाहते हैं, and that's why I can talk about it. See, I can't talk about other patients because there is patient doctor confidentiality. But Diana is someone जिसने एकदम ओपनली बात किया. She even talks about it today. उस टाइम पे भी उसने ओपनली कहा था कि मेरी जो ये पहली बेबी है वो मैंने एग्स अपने फ्रीज कर रहे थे वो यूज किया. She had 2 more babies after that with the same eggs which she had frozen long ago. So because she found a partner 9 years later, she decided to use her eggs and the partner's sperm to get the baby. So it was a fantastic situation for her. That's true. So डॉक्टर जैसे अभी आपने बताया कि एग डोनेट करते हैं, एग डोनर्स होते हैं, स्पर्म डोनर्स होते हैं, तो डोनेट करने से पहले क्या कोई टेस्ट कराए जाते हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स या कोई डिजीज देखने को ना मिले? So basically हम लोग क्या करते हैं कि जो टेस्ट सपोज मैं एक रेगुलर पेशेंट को करवाता, ठीक है, the same tests are done for the donors as well, ताकि हम लोग इंश्योर कर सके कि वो एक हेल्दी है. अभी there is no way to test कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन ऐसे कोई प्रॉब्लम्स है. इट्स अ हिस्ट्री. तो एंड प्लस ये डोनर्स जो है वो वॉलंटरीली है. तो अभी मैं अगर देखने जाऊं, इफ आई एम लुकिंग, अभी मैं आपको क्वेश्चंस पूछता हूं एज अ पेशेंट. ठीक है.
आपको जितना रिवील करना है वो आप रिवील करेंगे. Yes, for sure. Same thing with the donor. अभी मैं I won't be able to take out more information. So there has to be a little bit of trust and belief कि ये जो voluntarily आ रहा है, they're doing it for your good. So for example, डॉक्टर अगर किसी का जीन कैंसरस है, तब कहीं जाके स्पर्म प्रॉब्लम in the sense करता है? कि हम लोग ये questions पूछते हैं कि क्या आपको ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर ऐसे कुछ फैमिली में है क्या. सो बेस्ड ऑफ दैट वी ऑलवेज डू. देन इफ कोई एडिशनल टेस्टिंग चाहिए, अगर लाइक सपोज द कपल वांट्स एडिशनल टेस्टिंग, तो हम लोग डोनर से पूछते हैं कि ये टेस्ट हम लोग करवा सकते हैं क्या आपके, बिकॉज इट्स अ ब्लड टेस्ट. Exactly. तो एनीवेज उनका जो ब्लड टेस्ट हो रहा है हम लोग उसी ब्लड में से जो कलेक्ट करते हैं उसमें से एक्स्ट्रा टेस्ट करवा सकते हैं, विच if the couple wants to do it, they can definitely ask the donor and get it done. ओके. ऑल्सो जैसे हम बहुत सारी केस स्टडीज की बात कर रहे हैं, सो एक और एक्ट्रेस है माही विज, तो उनकी जब मैं केस स्टडी पढ़ रही थी तो आई गॉट टू नो कि उनको 100 से भी ज्यादा इंजेक्शंस लेने पड़ते थे व्हेन शी वाज गोइंग थ्रू आईवीएफ. तो एक्चुअल में ऐसा ट्रू है कि इतने सारे इंजेक्शंस लेने पड़ते, इतना पेनफुल प्रोसीजर? नॉट एट ऑल. नहीं. तो जनरली जब हम आईवीएफ करते हैं, मैं एक साइकिल की बात कर रहा हूँ, आपको इंजेक्शंस मिलेंगे 10 डेज के लिए, 10 to 12 डेज. डेली एक इंजेक्शन रहता है फर्स्ट 6 to 8 डेज का. किस चीज के होते हैं इंजेक्शन? वो हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं ताकि ज्यादा अंडे बढ़ सकते हैं. तो फर्स्ट 6 to 7 डेज आपको डेली एक इंजेक्शन मिलेगा. उसके बाद यू विल गेट 2 इंजेक्शंस पर डे. एंड जब आपका पिकअप करना है उस एक दिन पे 3 इंजेक्शंस लगेंगे. जो आपका हार्मोन का इंजेक्शन है, दूसरा इंजेक्शन है ताकि आपके अंडे जल्दी ना फूटे, और तीसरा इंजेक्शन है मैच्योरिटी के लिए. तो अगर मेरा मैथ ठीक है तो अगर मैं 12 दिन पकड़ूं तो 12 डेज 12 इंजेक्शंस प्लस 5 इंजेक्शंस प्लस 1 इंजेक्शन, 18 इंजेक्शन. तो ओ थैंक यू, मैं अभी 17 बोलने वाला था. तो 18 इंजेक्शंस अप्रोक्सीमेटली पर साइकिल लगते हैं. नाउ व्हेन यू आर गोइंग इन फॉर द सेकेंड साइकिल और कुछ अदर कंडीशंस है, yes we may add on injections, there may be other medications which may be there. ट्रांसफर के बाद हर डॉक्टर का प्रोटोकॉल अलग रहता है. Now I don't give daily injections to my patients, okay, but there are certain patients who require daily injections. So if she's talking about her IVF cycle till delivery, if she was on those daily injections, yes, so injections लग सकते हैं over 3 months. Okay. क्योंकि वो इंजेक्शन अगर मैं 3 महीना पकड़ू तो वो 90 Also she days. had a lot of failed attempts, no? So probably she was on that one medication जो रोज लेना पड़ता है, तो उसके लिए उसको डेली एक इंजेक्शन लेना पड़ता है एटलीस्ट फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 months. Okay. तो अगर 3 महीना पकड़े तो वो 90 डेज रहता है, तो यस 100 इंजेक्शंस हो जाते हैं. तो अभी अगेन आई सेड, आपने कैसे कहा उसको 100 इंजेक्शंस मिले आईवीएफ के लिए. उसको आईवीएफ के लिए 100 इंजेक्शंस नहीं मिले, उसको प्रेगनेंसी के लिए 100 इंजेक्शंस मिले. आईवीएफ के लिए मेरे सिर्फ 18 इंजेक्शंस रहते हैं. इन एडिशन टू दैट जब आप पेनफुल बात करते हैं, हर किसी का पेन थ्रेशोल्ड अलग रहता है. That's true. ओके, नाउ माय पेन थ्रेशोल्ड इज वेरी गुड, मेरे फादर का पेन थ्रेशोल्ड बहुत पुअर है. अच्छा. हाँ, तो based on that it's going to be different. Now I asked my own wife कि how painful was it, क्योंकि मैं बोल रहा था जब मैं पेशेंट से बात कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि मेरी खुद के बीवी ने ये इंजेक्शंस लिए हैं, it isn't that painful or it can be painful. तो to each person it's going to be different. My wife didn't have any pain. मैं क्या बोलता हूँ कि जब आप इंजेक्शंस लेते हो आइस पैक लगाओ, उससे अगर आपको पेन या ये हो रहा है वो कम कर देगा. दूसरी चीज जो है, हम लोग जब पिकअप करते हैं तब कंप्लीट एनेस्थीसिया दिया जाता है. तो आपको वो प्रोसेस जहाँ पे हम एग्स बाहर निकाल रहे हैं वो कुछ फील नहीं होता है. Okay. और जो एग्स पिकअप का जो है वो ब्लड कलेक्शन जैसे आप रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं वैसी ही नीडल रहती है, पर थोड़ी लंबी रहती है, एंड इट्स थ्रू सोनोग्राफी. तो नो कट्स, नथिंग. जैसे आप सोनोग्राफी करते हैं वैसे ही उधर से हम एग सक आउट कर लेते हैं. तो देयर इज नो पेन, एंड प्लस आफ्टर द प्रोसीजर वी गिव यू पेन किलर्स सो यू आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल. यस, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि इट्स एब्सोल्युटली पेनलेस. सर्टेन पेशेंट्स कैन हैव पेन, बट वो हम लोग मेडिकेशंस के साथ मैनेज कर सकते हैं. ओके. सो डॉक्टर, फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी मिसकैरेजेस रह चुके हैं, लाइक 3 मिसकैरेजेस, 4 मिसकैरेजेस, तो उनको आईवीएफ के थ्रू कंसीव करना चाहिए? सो आई टेल यू व्हाट, अगर बहुत सारे मिसकैरेजेस है, पहले तो हम लोग को उनका जेनेटिक टेस्टिंग ऑफ द कपल
जेनेटिक काउंसलिंग वो सब करके देखना चाहिए कि क्या ये एक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी लॉसेस है कि अनएक्सप्लेन्ड है. ओके. इफ दे आर अनएक्सप्लेन्ड देन ये थोड़ा सा चैलेंज होता है बिकॉज इट्स डिफिकल्ट. बट इफ इट्स एक्सप्लेन कि कुछ क्रोमोसोमल या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, देन हम लोग क्या कर सकते हैं कि थ्रू आईवीएफ हम उनके एम्ब्रियोज तैयार कर सकते हैं और वो एम्ब्रियोज को हम जेनेटिकली टेस्ट कर सकते हैं कि वो नॉर्मल है या नहीं बिफोर पुटिंग देम इनसाइड. बिकॉज इफ इट्स द जेनेटिक अबनॉर्मैलिटी जिसकी वजह से प्रेगनेंसी लॉसेस हो रहे हैं, हम वो बाईपास कर सकते हैं जेनेटिक टेस्टिंग के साथ एंड देन इम्प्लांटेड, ताकि उनका प्रेगनेंसी लॉस का रिस्क कम रहे. सेकेंडली, not all genetic causes can be treated by this. Only some of them can. Abhi I'm going to give you an example of this with my patient. एक कपल था जिसको थैलेसीमिया माइनर था, दोनों हस्बैंड और वाइफ को. अगर थैलेसीमिया माइनर रहता है तो बेबी को ऑलमोस्ट 50% चांस रहता है थैलेसीमिया मेजर का. तो वो हमारे पास आए, उनको कुछ प्रेगनेंसी लॉसेस या कुछ नहीं हुए थे. दे केम टू अस, वी मेड देयर एम्ब्रियोस. हम लोग ने वो एम्ब्रियोस को जेनेटिकली टेस्ट किया कि उसको थैलेसीमिया मेजर है या नहीं, क्योंकि वी हैड द नॉलेज कि मदर का क्या जेनेटिक प्रोफाइल है, फादर का क्या जेनेटिक प्रोफाइल. तो हम लोग ने एम्ब्रियोस का टेस्टिंग किया. 4 एम्ब्रियोस में से 2 एम्ब्रियोस में थैलेसीमिया मेजर था और 2 एम्ब्रियोस नॉर्मल थे. तो हम लोग ने वो 2 एम्ब्रियोस डाले जो नॉर्मल थे. वो पेशेंट्स प्रेग्नेंट हुए, पेशेंट प्रेग्नेंट हुई. फिर हमने 16 वीक्स पे एक टेस्ट रहता है एमनियोसेंटेसिस, वो भी किया और चेक किया कि बेबी को थैलेसीमिया मेजर है या नहीं. उसमें भी नॉर्मल था एंड नाउ दे हैव अ हेल्दी बेबी व्हिच इज डूइंग एब्सोल्युटली वेल. आई थिंक द बेबी शुड बी टर्निंग 7 और 8 अभी. सो डॉक्टर, अगर हम एक बात करें, क्योंकि इंडिया में ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आईवीएफ कराने के लिए कितना खर्चा आता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत से हमारे जो यूजर्स हैं वो भी बहुत सवाल करते हैं. हमने, जैसे मैंने पहले बताया था, हमने बहुत सारे वीडियोस किए हैं, तो हर एक वीडियो पे ये कमेंट तो कांस्टेंट था कि आईवीएफ में कितना खर्चा आता है. सो नाउ आईवीएफ कैन वेरी डिपेंडिंग करता है कि आपका कंडीशन क्या है. नाउ वी हैव अ बजट सेंटर इन बॉम्बे, तो वेयर वी कैन डू आईवीएफ as low as 90,000 rupees also. Wow. I know it's not low, but when you look at an average cost of an IVF cycle, that's usually expensive. But IVF can range, मतलब उसका cost range हो सकता है 90,000 rupees से even sometimes up to 4 lakhs. तो ये difference किस चीज पे depend करता है कि केस क्या है. अच्छा. इन द सेंस कि कुछ व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन, आपको क्या क्या टेक्नोलॉजीज की जरूरत है. जैसे मैंने ऑलरेडी स्पर्म फैक्टर के बारे में बात बताया, ये जेनेटिक टेस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सब चीजों में भी ये जाता है. A lot of cost even goes on injections, because ये injections जो हम देते हैं, unfortunately they're not the cheapest of injections, but they give us the best results. That's true. So at no point, so even if I'm doing an IVF, अगर मैं IVF 90,000 में कर रहा हूँ, at no point do I want to compromise the quality of the care that we're giving. So our injections and all also remain that same high quality. Okay. So then we उस टाइम पे हम लोग ट्रस्ट वास्ट के हेल्प भी लेके we can help them. हमारे सेंटर पे जो बजट सेंटर है, lot of patients who have gotten pregnant, they donate money to be given to the patients who can't be affording. Wow. So we've done close to almost 100 cases absolutely free of cost also, because That's we've had true. donors who've been there to help patients. That's amazing. So डॉक्टर, अभी तो हमने काफ़ी सारा कॉन्वर्जेशन किया आईवीएफ पर, हमने टेस्ट के बारे में डिस्कस किया, हमने बताया कि आपने एक्चुअली हमारी ऑडियंस को ये भी बताया कि आईवीएफ किन किन कंडीशंस में एक्चुअली कराना आइडियल होता है, क्या एज एंड ऑल है. सो अगर आप ना पहले बोल रहे थे हम एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं ताकि फर्टिलिटी कहीं ना कहीं बूस्ट हो सके. सो अगर हम फर्टिलिटी फैक्टर की बात करें, फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए क्या कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, कुछ ऐसी खाने की चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लाइफस्टाइल हैक्स हैं जिनको अगर एक पेशेंट अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे तो कहीं ना कहीं उनकी फर्टिलिटी इंप्रूव होगी और चांसेस जो है कंसीव करने के वो बेटर होंगे. मुझे पता था ये सीट लाल कलर का है, पर इतना हीटेड कॉन्वर्सेशन होने वाला है वो मैं नहीं जानता था. सी दिस इज ना, ये बहुत लोडेड क्वेश्चन है, बिकॉज क्या होता है, नाउ there's a lot of myths कि नॉनवेज खाने से गर्मी बढ़ने वाली है, जिससे हमारी प्रेगनेंसी ना रुके है, अफेक्ट हो सकती है. अप्रैल मई के टाइम पे प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत है तो सक्सेस रेट्स कम हो सकते हैं. These are myths which your people may not have
asked, but ये Yeah. हमारे पास बहुत आते हैं. Wow. तो when you talk about life hacks, what I say is आप घर का खाना खाओ. That is the best life hack that is there. तो मतलब आप घर पे आपकी रोटी सब्जी दाल, अगर आप वेजिटेरियन हो तो सिर्फ वेजिटेबल्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो आप अपना चिकन फिश ये सब खाइए, पर अभी फ्राइड मत की खाइए, अवॉइड कीजिए. इन द सेंस कि अभी आप करेला खा रहे हो विच इज वेरी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, पर आप फ्राइड करेला खाओगे तो पॉइंट लॉस्ट है, बिकॉज जो फ्लावर जो मैदा रहता है उसमें प्रेजर्वेटिव्स और सब ज्यादा रहते हैं, एंड वी वांट टू मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स. तो जो आप घर पे खाते हो, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पिज्जा बर्गर बिल्कुल बंद कर दो, पर उसको मॉडरेशन में खाओ. ओके, तो हैव इंस्टेड ऑफ जब आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, अगर आप 3 स्लाइसेस या पूरा पिज्जा खाते हो, इसमें से 1 स्लाइस का और सैलेड के साथ सप्लीमेंट करो. If you lead a healthy lifestyle, that's there. मैं already बोला हूँ, stop drinking, stop smoking, stop doing drugs at least 3 months prior. ठीक है, okay. अगर आप कॉफी बहुत ज्यादा पीते हो, 1 कप कॉफी बस हो गया. ठीक है. Don't drink 4-5 cups of coffee per day. अभी मैं खुद बोलना नहीं चाहता हूँ जब ये मेरी तीसरी कप ऑफ कॉफी है दिन में, but at the end of the day, if you're looking at fertility, you have to make these changes. Okay. So अभी तो जैसे आपने बता दिया कि अगर आपको fertility maximize करनी है तो क्या क्या चीज़ें avoid करनी है, क्या चीज़ें आपको implement करनी है. तो क्या कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे जिन्होंने IVF कराया है और उनका जो सक्सेस रेट है वो कहीं ना कहीं बढ़े या वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कर पाए? अगर आपका लाइफ मतलब वेट इज ईदर ओवर और इवन अंडर वेट भी, उस टाइम पे ट्राई एंड कम विद इन दैट नॉर्मल रेंज. आसान है बोलना, मुश्किल है करना. तो अगर रिमेंबर कि अगर आप ओवरवेट है, अगर आप इवन 5 से 10% बॉडी वेट कम कर पाए, ठीक है, योर IVF सक्सेस रेट शूट अप. अगर आप अंडर वेट है, मतलब वर्षा जी अगर किसी का वेट 40 है और वो 5'2" है, ओके, सो आई वुड टेल देम कि ट्राई एंड बिकम 42-43, क्योंकि उसमें क्या होता है आपके हार्मोन्स बैलेंस आउट होना चालू होते हैं. हम लोग ऑलवेज बोलते हैं कि वजन ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम है, पर जब वजन कम भी होता है उसमें भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं. सो अगर हम वो नॉर्मलाइजेशन कर सके तो ये होगा. दूसरी चीज है टू मैक्सिमाइज योर सक्सेस रेट्स, प्लीज गो टू योर डॉक्टर. घर के हैक्स मत ट्राई कीजिए, डिस्कस कीजिए. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गूगल पे मत पढ़ो, इंटरनेट पे मत पढ़ो, इनफैक्ट पढ़ो, पर वो फैक्ट्स जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके IVF स्पेशलिस्ट के साथ वेरीफाई कीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट जब मैं काउंसलिंग करता हूँ पेशेंट का, मैं उनको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या प्रोसीजर है, फिर मैं उनको बोलता हूँ आपके अभी ब्लड टेस्ट आने बाकी है, उसके बाद मैं आपको और डिटेल्स दूंगा. अभी जब तक ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स नहीं आते, घर पे जाके आपको जो भी इंटरनेट पे पढ़ना है पढ़िए. आप हमें क्वेश्चंस पूछिए. मैं ऑलवेज ये एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. आप रेस्टोरेंट जाते हो, मेन्यू आता है, 100 चीजें होती है, पर आप वेटर को पूछते हो ना क्या अच्छा क्या है, बेस्ट है आपके यहाँ का. तो वैसे ही हम लोग को वेटर समझिए. आपके पास 100 चीजें आएंगी इंफॉर्मेशन के बारे में, पर हमें पूछे कि क्या आपके लिए रेलेवेंट है. आई थिंक बहुत अमेजिंग एडवाइसेस आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की हैं. एट लास्ट डॉक्टर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि कई बार क्या होता है पेशेंट्स को मल्टीपल IVF फेलियर होते हैं, लाइक कहीं ना कहीं होप खत्म हो जाती है, फिर उनको समझ नहीं आता कि रीजन, पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है, देन क्या करें अगर किसी का मल्टीपल IVF फेलियर है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? So I've just made an Instagram reel on this. तो उस पे जाके देखिए about this case discussion which I talked about, recurrent 100%. IVF failures. इन चीजों में ना again there is a lot of challenges because we need to understand कि वो factor क्या है. Is there an egg factor? Is there a sperm factor? Now again at my lab in Mumbai we do this thing called precision medicine. जहाँ पे हम लोग हस्बैंड और वाइफ का ब्लड लेके उसके रिप्रोडक्टिव जीन्स को टेस्ट करते हैं. उस हिसाब से हम लोग को वो रिजल्ट्स पे हमें रिकमेंडेशंस भी मिलते हैं कि आपके लिए स्पेसिफिकली क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल टेलर करना चाहिए. सो अगर वर्षा जी आप आए हो और से आपकी सिस्टर आई है, ठीक है,
अगर आप दोनों के सपोज आपके आईवीएफ फेलियर्स है, आपके सिस्टर के आईवीएफ फेलियर्स है, the treatment that you will need and your sister will need will be different, and this blood test will give me recommendations on what are those differences. So for recurrent IVF failure, yes, we have a few medications जो हम लोग यूज करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं. हम लोग एक चीज करते हैं जिसको बोलते हैं सिक्वेंशियल ट्रांसफर. इसको बोलते हैं डबल ट्रांसफर, जहाँ पे हम तीसरे दिन का एम्ब्रियो प्लस 5वें दिन का एम्ब्रियो दोनों अंदर डालते हैं. अच्छा. बिकॉज तीसरे दिन का एम्ब्रियो, यस, इट्स नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज 5वें दिन का, पर वो नेचुरल एनवायरनमेंट में ज्यादा टाइम है, और वो जो 5वां दिन है वो एक स्ट्रॉन्गर एम्ब्रियो है जो चिपकने के चांसेस ज्यादा है. तो वी गिव यू एडवांटेजेस ऑफ बोथ, जो हम लोग मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स में डेफिनेटली करते हैं. एंड देयर आर अदर टेक्नोलॉजीज जैसे पीआरपी, एक्सोसोम्स, जो अभी हम लोग ने चालू किया है, जिससे हमने देखा है कि ये रिपीटेड आईवीएफ फेलियर्स में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा सक्सेस दे रहे हैं. बिल्कुल. आई थिंक डॉक्टर रोहन, हमने बहुत अच्छे से आईवीएफ को समझा है आपसे, और आपने हर एक एस्पेक्ट पे बहुत डिटेल हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर आईवीएफ फेल हो जाता है तब क्या टेक्नोलॉजीज हैं, तब क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, देन कैसे आप अपनी फर्टिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, आईवीएफ के सक्सेस रेट को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं. तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन पैक्ड था, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंड आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है वो उनको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी. And thank you so much for joining us. वर्षा जी, it was genuinely a pleasure being here, and I think आपने जो questions भी पूछे थे जो relevant है, literally हर patient हमें यही questions पूछता है. So I'm so glad कि आप ये information उधर लोगों को पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो एक informed decision ले सके. So thank you very much for having me on your show, and I thoroughly enjoyed answering the questions. Thank you very much. Our pleasure, doctor. Thank you. आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा. अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें. कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें.